देखिए अब हमारी यूनिट शुरू होती है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, यहाँ से हमारे लेक्चर्स जो होंगे वो वर्क, पावर और एनर्जी के ऊपर होंगे। तो पहले सबसे पहले आपके पास आता है कि वर्क क्या है। आपको बल पता चल गया, बल क्या होता है। बल अगर हम मोशन में डिस्क्राइब करते हैं फिजिक्स में, तो बल क्या है, वो कारक होता है, वो फैक्टर होता है जो किसी बॉडी को या तो डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है, या फिर करने की कोशिश करता है। वर्क क्या होता है, अगर हम डेली लाइफ के बारे में बात करें तो वर्क क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो कि आज मैंने बहुत वर्क कर लिया है, ठीक है, या कुछ नहीं है, पढ़ाई भी कर लेते हो तो आज मैंने बहुत वर्क कर लिया है, तो वो डेफिनेशन एक अलग होती है। लेकिन फिज़िक्स में जो इसकी डेफिनेशन होती है, अगर हम मोशन को लेके डिस्क्राइब करें तो वो अलग है। वर्क क्या होता है कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी फोर्स अप्लाई करने के बाद उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है, या उस फोर्स का कोई एक कंपोनेंट उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुई है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर वर्क हुआ है फोर्स के थ्रू। ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि जो भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो उस जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या डिस्प्लेस हो रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में भी हो सकती है, या हो सकता है उससे कुछ पर्टिकुलर एंगल पे हो, लेकिन उसका कोई एक कंपोनेंट होना चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, क्योंकि कोई भी बॉडी डिस्प्लेस तभी होगी जब उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और जब हम उस डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर देते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं हम कि ये वर्क हुआ है फिजिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है, अब किसी कांस्टेंट फोर्स से आप वर्क कैसे निकालोगे। कांस्टेंट फोर्स मतलब किसी भी बॉडी पे एक कांस्टेंट फोर्स नियत बल लग रहा है। नियत बल का मतलब क्या हुआ कि उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। जो आप बल लगा रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, मोशन के टाइम पर सेम है। तो कोई कांस्टेंट फोर्स हम किसी बॉडी पर अगर अप्लाई करते हैं और वो फोर्स की वजह से बॉडी मूव कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, तो वहाँ पर आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि वर्क कितना हुआ है। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, देखिए आपको एक जनरल सा फॉर्मूला पता है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से आप निकालते हो। ठीक है, हमने मान लिया कि ये एक ब्लॉक है जिसको हमने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, इसको मान लो ए से बी पोजीशन तक डिस्प्लेस किया है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका एस। यहाँ जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमने मान लिया हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर अप्लाई की गई। तो ये या तो ये फोर्स क्या होती है, इस डिस्प्लेसमेंट जो भी हमारा हो रहा है उसकी डायरेक्शन में होती, या फिर इसका कोई एक कंपोनेंट होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब वहाँ पर फोर्स होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसका कंपोनेंट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ कॉस थीटा मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ये एक वेक्टर डायग्राम देखें, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों सदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमारा क्या है, बल जो हमने फोर्स अप्लाई की है। अगर हम फोर्स का कंपोनेंट देखें जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो वो ये वाला आएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम कुछ भी स्मॉल एफ मान लिया, तो ये स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो इसी कंपोनेंट की वजह से ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर वर्क देखते हैं तो W इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। यानी कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स, जो भी आपकी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की गई है और जो डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। दैट मीन्स अगर आप किसी बॉडी पे कोई नियत बल लगा रहे हैं, कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स की वजह से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इससे क्लियर है कि वर्क क्या आएगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स के किस पे डिपेंड कर रही है, डॉट प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स अगर कांस्टेंट फोर्स है तो आपका वर्क होता है एफ डॉट एस के बराबर। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा हो गया, क्लियर है। अब अगर ये फोर्स भी हम किस डायरेक्शन में अप्लाई करते होते,
जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ तो हमने एक एंगल पे ले ली। यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये है और बल की डायरेक्शन भी ये है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ इस कंडीशन में थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पूरी फोर्स जो है आपने उसी डायरेक्शन में अप्लाई की हुई है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा F इंटू एस, यानी कि W का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F इंटू एस के बराबर आ जाएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम लें, कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटी में फॉल करती है, ग्रेविटी मतलब क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का, पृथ्वी के सरफेस पे अगर हम सरफेस के पास देखते हैं तो जो ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी पे बल लगता है, जो फोर्स लगती है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, अर्थ नियर द अर्थ सरफेस। तो अगर अर्थ सरफेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर अगर किसी बॉडी को, मान लीजिए कोई बॉल है, इसको मैं यहाँ से गिराती हूँ तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आएगी और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पर लग रही है पृथ्वी की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड वहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट। तो फोर्स क्या हो गई यहाँ पर, कांस्टेंट हो गई। अब जब बॉल नीचे की तरफ जाएगी तो क्योंकि जो ग्रेविटी है वो किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके वेट के बराबर होगी, mg, वो भी नीचे की तरफ है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे की तरफ है। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स का एक एग्जाम्पल हो गया, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। और यहाँ पे क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो जो आपका वर्क डन होगा वो mg इंटू एस के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो कि अगर आपको फोर्स या डिस्प्लेसमेंट गिवन है और किस डायरेक्शन में वो अप्लाई किए हुए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट करके आप वर्क डन वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? अब अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में यानी कि कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर गिवन है तो आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको पता है W इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स डॉट S। ठीक है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आप फोर्स क्या है आपके पास गिवन, Fxi, यानी कि I या कह सकते हो x एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, Fx। इसी तरह से y एक्सिस के अलॉन्ग है Fy और z एक्सिस के अलॉन्ग है Fz। डॉट x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, y के अलॉन्ग y और z के अलॉन्ग z। अब आपको पता है a डॉट b डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू आपके पास 0 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, और अगर थीटा की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एफ आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ करोगे तो आपको 1 मिलेगा, लेकिन आई को जे के साथ या के के साथ करते हो तो 0, तो वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x इंटू एफ एक्स, वाई इंटू एफ वाई प्लस जेड इंटू एफ जेड। तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन, कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैलकुलेशन करने का तरीका। ठीक है, कार्य के मात्रक एसआई यूनिट जो होती है, जो एसआई मात्रक होता है वर्क का, वो क्या होता है, जूल। अब आपको क्योंकि पता है W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल्स टू, अगर एसआई यूनिट अगर आप ले रहे हो तो ये इक्वल हो जाएगा 1 डाइन इंटू 1 मीटर, सॉरी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के। वन मीटर के, और 1 न्यूटन आपको पता है इक्वल होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर हो गया। ठीक है, दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से एसआई यूनिट जो होती है वर्क की वो है आर्क, और 1 आर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स किस में आ जाएगी, डाइन में, यानी कि 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट।
1 डाइन आप क्या लिख सकते हो, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 अर्ग इज इक्वल्स टू हो गया आपका 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल। इसके अलावा एक आपकी होती है ग्रेविटेशनल यूनिट, गुरुत्वाकर्षण यूनिट, इसकी मात्रक। वो क्या होता है वर्क का, जैसे अगर हम एसआई सिस्टम में लेते हैं तो ये बराबर होती है केजी मीटर के, और अगर सीजीएस सिस्टम में लेते हैं तो ये बराबर होती है ग्राम सेंटीमीटर के। ठीक है, केजी मीटर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस करने में अगर 1 kgf फोर्स लग रही है, 1 kgf फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स, इसका मतलब हो गया 1 किलोग्राम बल, अगर इतनी फोर्स लगाने से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो जो वहाँ पर वर्क होगा वो 1 kg मीटर के बराबर हो जाएगा। अब 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स जो कि 1 किलोग्राम वेट के बराबर होगी। ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या हो गया, 1 किलोग्राम फोर्स, वो फोर्स जो 1 किलोग्राम मास द्रव्यमान के वेट के बराबर होगी। तो 1 किलोग्राम अगर मास गिवन है तो उसका वेट क्या होता है, mg से निकालते हैं। ठीक है, m इंटू जी, m हो गया 1 kg और g हो गया यहाँ पे 9.8। एसआई सिस्टम में अगर देखें तो इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कह सकते हो 9.8 न्यूटन। तो आप इन सिंपल वर्ड्स क्या कह सकते हो, 9.8 न्यूटन की फोर्स लगा के अगर आप 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करते हो तो अगर उसको ग्रेविटेशनल यूनिट में शो करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 1 kg मीटर। 1 kg मीटर क्या हो गया, अगर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपको 1 kgf फोर्स लगानी पड़ रही है तो जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, 1 kg मीटर के बराबर होगा। इसी तरह से अगर 1 ग्राम फोर्स लगा के आप 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर जो आपका वर्क डन होगा वो 1 ग्राम सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। इसी तरह से डायमेंशन आप निकाल सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है तो W की डायमेंशन इक्वल हो जाएगी जो भी बल फोर्स की डायमेंशन होगी और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की डायमेंशन होगी। ठीक है, बल की डायमेंशन आपको पता है mlt माइनस 2 इंटू एल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ml2 t माइनस 2, तो ये आ गई आपके पास वर्क की डायमेंशन विमा। ठीक है, अब आपका आता है नेचर ऑफ वर्क डन। जो भी वर्क हो रहा है, फोर्स को आप क्या, वर्क डन क्या एक्सप्लेन कर रहे हो कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी बॉडी पे और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर वर्क हुआ है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो वर्क डन है वो 3 नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर, नेगेटिव नेचर और ज़ीरो वर्क डन होता है। हालांकि वर्क क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। अगर आपकी जो फोर्स अप्लाई की गई है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो वो क्या होगी, आपकी पॉजिटिव वर्क डन देगी। ठीक है, अगर आपकी जो फोर्स अप्लाई की गई है वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहाँ पर नेगेटिव वर्क डन होगा। और अगर वहाँ पर क्या है, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट या फिर दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो जाते हैं, या तो फोर्स 0 हो जाए या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाए, तो वहाँ पर जो वर्क डन होता है वो होता है ज़ीरो वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब आप जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, या फिर उसका कोई एक कंपोनेंट क्या हो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, तो आप क्या कहते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। मैथमेटिकली अगर हम देखें, अगर थीटा क्या है, F और S के बीच का एंगल, डायरेक्शन, अगर ये 0 हो जाएगा तब भी पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्योंकि उस केस में W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 इज़ 1। ठीक है, लेकिन और अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, जैसे कि इस केस में दिख रहा है 0 से 90 का मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो कैसा है, एक्यूट एंगल है।
तो उस केस में भी क्या होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी इस केस में वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगी। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो वर्क डन मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यही हुआ कि इस केस में जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से वो मोशन हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे अभी बताया था फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस के पास है, मान लीजिए कोई बॉल है, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, हमने बिना किसी फोर्स को लगाए उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगी। अब यहाँ पे इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जो इसका भार है, वेट है, वो भी नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, और मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी हाइट जो थी वो h थी, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0, तो वर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू एच, mgh हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पॉजिटिव वर्क डन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा, अगर आपका लॉन रोलर है, उसको आप मूव कराते हो, ये उसका व्हील हो गया, यहाँ पर हैंडल अटैच्ड होता है, ठीक है। अगर आप इसको मान लीजिए पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, और जो आपका एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री से कम है, तो उसमें भी क्या होगा, एक कंपोनेंट जो होगा, मान लीजिए ये जो एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री से कम हो गया यहाँ पर, तो इस f का ये जो f cos थीटा वाला कंपोनेंट है, ये इसको क्या करेगा, पुल करेगा, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ भी हमें जो वर्क मिलेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको कोई सिलेंडर दिया है जिसमें एक मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन मतलब इसमें क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, अप डाउन कर सकता है, और इसमें आप कोई गैस भर देते हैं, वो गैस बाद में क्या होती है, एक्सपेंड करने लगती है, तो अगर वो एक्सपेंड करने लगेगी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ इसमें क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है और फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रही है यहाँ पर, तो ये भी क्या देगा आपको, पॉजिटिव वर्क डन देगा यहाँ पर, है ना। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हो गए, पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल हो गए। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब बॉडी जो भी फोर्स अप्लाई की गई है उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसमें मैथमेटिकली अगर हम देखें, यानी कि अगर थीटा 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब फोर्स अप्लाइड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो इस डायरेक्शन में है, तो एंगल 180 डिग्री हो गया। तो इस केस में cos 180 डिग्री इज -1, ठीक है, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या आप कह सकते हो अगर थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में लाई कर रही है तो वहाँ पर वर्क डन कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे ये एक एग्जाम्पल लें, लॉन रोलर का ही अगर एग्जाम्पल ले रहे हो, मान लो आप इसको पुश करते हो हैंडल को इस तरह से, इस डायरेक्शन में, जहाँ पर ये एंगल क्या आ रहा है आपका, थीटा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर इसको एक्सटेंड इधर करते हो तो ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है। अब इसको अगर हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा f cos 180 माइनस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f sin 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो इस फोर्स कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, और आपको मालूम है cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट हो गया ये बराबर हो गया माइनस f cos थीटा के, तो माइनस f cos थीटा इंटू s आपको क्या देगा, नेगेटिव वर्क डन देगा। तो अगर आपका जो थीटा एंगल है वो 180 या 90 और 180 के बीच में लाई करता है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ पर वर्क डन आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल, अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अगर बॉल को आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ठीक है, h हाइट तक मान लो वो जाती है, तो यहाँ वेट इसका नीचे की तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो वर्क डन नेगेटिव हो गया क्योंकि एंगल दोनों के बीच का क्या हो गया, 180 डिग्री। इसी तरह से अगर कोई रफ सरफेस पे चलता है, या ऐसे ले लो कोई टेबल है उस पर आप ब्लॉक रख के उसको क्या कर रहे हो, फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर रहे हो, और दोनों का सरफेस क्या है, रफ है,
तो फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी जो उनके मोशन का क्या करेगी, अपोज। यानी कि अगर कोई भी ब्लॉक जो है उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो इसकी वजह से, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा यहाँ पे वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, तो क्योंकि बल कैसा लग रहा है उनका, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वहाँ पर भी जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? लास्ट वन इज जीरो वर्क डन कब होगा। जीरो वर्क डन कब होगा, देखिए, या तो किसी सिस्टम पे जहाँ वर्क हो रहा है वहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या F और S यानी कि जो फोर्स अप्लाई की गई है वो बॉडी से क्या हो, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे 90 डिग्री पे यानी कि परपेंडिकुलरली हो। दैट मीन्स अगर आपकी क्या है, फोर्स की डायरेक्शन मान लीजिए ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उस केस में Fs cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा Fs cos 90 डिग्री, दैट मीन्स ज़ीरो। तो इन तीन कंडीशंस में क्या होगा, वर्क डन जो होगा बॉडी के या फोर्स के थ्रू जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अगर हम मान लीजिए बहुत हैवी स्टोन है और उस पर फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं, या इस तरह से ये एक वॉल है, इस पर हम फोर्स लगाते हैं और इसको मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आप कितनी भी फोर्स अप्लाई कर लो, वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। पर्सन कैरिंग अ बॉक्स मूव्स हॉरिजॉन्टली, जैसे कुली है, कुली क्या करेगा, अपने सर पे सामान रखता है और वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। स्टेयर्स का केस हम नहीं ले रहे हैं, अभी वो प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो बॉक्स है या जो पर्सन है उसका वेट नीचे की तरफ है mg, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के क्या हैं, दोनों क्वांटिटीज़ 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लग रही है उस पर्सन पर, उसकी वजह से जो भी वर्क हो रहा है वो ज़ीरो है यहाँ पर, क्योंकि वो जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री के एंगल को बना रही है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अगर आप किसी स्टोन को मान लीजिए एक स्ट्रिंग से, धागे से बांधते हो और उस धागे को घुमाते हो, तो जो स्टोन होगा वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ में आपने क्या देखा कि एक सेंटर की तरफ फोर्स लगती है जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो, mv²/r, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इसका टेंजेंट के अलोंग हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें आता है कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, संरक्षी और असंरक्षी बल क्या है, ठीक है। ये हम डिफाइन करते हैं वर्क डन के बेसिस पे कि संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर हम किसी भी बॉडी पे कोई वर्क कर रहे हैं, यानी कि कोई वर्क जो है फोर्स के थ्रू या फोर्स के अगेंस्ट किया जा रहा है, और वो बल जो वर्क है वो जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आप किस पाथ से गए हो, तो उस वर्क को या उस फोर्स को जिसकी वजह से वो वर्क हुआ है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। यानी कि अगर वर्क डन जो है किसी भी फोर्स के थ्रू वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जो प्रारंभिक स्थिति है और जो अंतिम स्थिति है उसी पर डिपेंड करता है, तो उस वर्क डन को, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह की फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारी, गुरुत्वाकर्षण होता है, मैग्नेटिक फोर्स है,
चुंबकीय जो बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है जो विद्युत क्षेत्र में बल लगता है, तो ये सब क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, यानी कि इनके थ्रू जो भी वर्क डन होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लें, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एग्जांपल ले लिया, कोई पर्सन है वो स्टेयर्स से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्चुअल पाथ तो वो ये फॉलो कर रहा है स्टेयर्स का, ठीक है, लेकिन जब ये नीचे आ जाएगा तो हम क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, यानी कि पहले इसकी पोजीशन कहाँ थी, यहाँ पर, और अब इसकी पोजीशन क्या आ गई है, यहाँ, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस हाइट के बराबर हो गया, जो फोर्स की डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन में लेके चलना है, क्योंकि वेट इसी डायरेक्शन में आपका लगेगा, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो mgh के बराबर हो जाएगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गई आपकी कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल हो गया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या असंरक्षी बल जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगा, जो भी पाथ फॉलो की जा रही है बॉडी के थ्रू। ये इसमें एग्जाम्पल, जो मेन एग्जाम्पल है वो हो गई, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गई जो घर्षण बल लगता है, और एक हुई विस्कस फोर्स, श्यान बल। श्यान बल आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिक्विड में होता है, जो लिक्विड की लेयर जब मूव करता है, लिक्विड फ्लो करता है, तो उसमें क्या है, अगर हम ये मान लें कि वो लेयर्स में फ्लो कर रहा है, तो हर लेयर के बीच में एक तरह का घर्षण बल ही लगता है, विरोधी बल लगता है, जिसको हम श्यान बल कहते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स किस में होती है, सॉलिड में। मान लो दो ब्लॉक्स हैं या दो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होके मूव कर रहे हैं, तो दोनों का जो सरफेस कांटेक्ट में है, उस सरफेस में क्या होगा, जो सरफेस कांटेक्ट में होगा उस सरफेस के पैरेलल और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें, मान लो ये एक बॉडी है ए, और ये ए को हम क्या करते हैं, सॉरी, कोई भी एक ब्लॉक है उसको ए पोजीशन से बी पोजीशन पर लेकर जाते हैं, और हमने मान लिया दोनों का जो सरफेस है, यानी कि जिस सरफेस पे ये रखा है ब्लॉक और ब्लॉक का जो सरफेस है, दोनों रफ हैं, रफ है तो घर्षण होगा, ठीक है। तो जब हम इसको ए से बी की तरफ लेकर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ होगा, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, जो घर्षण बल होगा, वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क डन हो गया। उसके बाद जब आप बी से ए में इसको वापस लेकर आओगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बी से ए की तरफ हो गया, लेकिन फोर्स ए से बी की तरफ हो गई, तो अभी भी नेगेटिव वर्क डन हो गया। तो इस राउंड ट्रिप में, यानी कि ए से बी और बी से ए, अगर आप टोटल वर्क डन निकालोगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि आपको जीरो वर्क डन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि पाथ किस तरह की है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस तरह की फोर्सेस को जो पाथ पे डिपेंड करती है उनको हम कहते हैं, यानी कि जिनके थ्रू जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, असंरक्षी बल।